एक बार फिर मैं आपके सामने अपने YouTube चैनल हिंदी प्रभा के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूं, आपके सामने उपस्थित हूं। साथियों, एक नया विषय लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। यह विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपने देखा होगा कि शब्दों के ऊपर बिंदी और चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ये एक ऐसा विषय है जिसमें अच्छे अच्छे जानकार भी भ्रमित हो जाते हैं और बिंदी की जगह चंद्र बिंदु की जगह बिंदी अपनी मर्जी से अपने मन से लगा देते हैं और शब्द प्रचलन में चल जाता है। वो एक अलग विषय है, पर शुद्धता की कसौटी पर जब कसा जाता है तो वह गलत हो जाता है। आप देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग का अंतर बताने के लिए मैं आपके सामने यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप देख लीजिए, शब्दों के माध्यम से मैंने बोर्ड पर जो लिख रखे हैं शब्द, इन शब्दों के माध्यम से मैं अभी स्पष्ट करूंगा। लेकिन इससे पहले आप समझ लें कि अनुस्वार और अनुनासिक में मूलभूत अंतर क्या है। इन दोनों ध्वनियों को आप किस रूप में समझते हैं, आप इसका अंतर कैसे कर पाते हैं, इस चीज को आप अच्छी तरह समझ लें। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अनुस्वार एक अपने आप में पृथक ध्वनि है, जबकि अनुनासिक अपने आप में कोई पृथक ध्वनि नहीं है। आप इस बात को अच्छी तरह समझें। अनुस्वार जो होते हैं वह जिस ध्वनि के ऊपर लगते हैं उस ध्वनि के पीछे उनका उच्चारण होता है। अनुस्वार आप शब्द से ही समझ लें। अनुस्वार का मतलब होता है स्वर के पीछे, स्वर के पीछे। अनु का मतलब होता है, अनु उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है पीछे, और यहां पर स्वार का मतलब स्वर के पीछे। अनुस्वार स्वर के पीछे। और दूसरा है अनुनासिक, इसका अर्थ है नासिका के पीछे से। यानी ये सिर्फ एक उच्चारण की बात है। अनुस्वार एक अलग ध्वनि है, अनुनासिक किसी भी ध्वनि को नासिका के सहयोग से बोलने को ही कहते हैं। यानी वो अलग से ध्वनि नहीं है, बल्कि किसी ध्वनि को नासिका के सहयोग से बोलने को ही अनुनासिक कहा जाता है। और अनुस्वार अपने आप में एक अलग ध्वनि मानी जाती है। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। मैंने यहाँ पर दो उदाहरण लिख रखे हैं, एक यहाँ पर है अंग और दूसरा है अ। अब आप देखिए, अंग उच्चारण पर गौर कीजिए। अंग, अ के पीछे एक ध्वनि आ रही है, अ, इसमें अ के पीछे कोई ध्वनि नहीं है। अ को ही नाक के सहारे बोलने के कारण अ को ही हमने नाक के सहारे उसका उच्चारण किया है। और अंग में अ के पीछे यानी स्वर के पीछे एक ध्वनि आ रही है, अंग अ। अंग अनुस्वार है, अ अनुनासिक है। प्रत्येक स्वर को नासिका के सहयोग से बोला जा सकता है। इसलिए व्याकरण के जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि सभी स्वर निरअनुनासिक हैं और सभी स्वर अनुनासिक हैं। यानी सभी स्वर नाक के सहयोग के बिना भी बोले जा सकते हैं और आवश्यकता अनुसार नाक के सहयोग से भी बोले जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इस चीज को स्पष्ट करने के लिए, इसको आप गौर से देखें, इस वीडियो को पूरे समय तक अंत तक देखेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आधी अधूरी जानकारी आपके लिए आगे जाकर कई प्रकार की कठिनाइयां पैदा कर सकती है। आप इससे अच्छी तरह समझें, धैर्य से समझें। आप देखिए, मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिखे, ये सभी जो है ये अनुस्वार के उदाहरण है। अंत, यहां आप देखिए अ और त के बीच में एक ध्वनि आ रही है, वही अनुस्वार है। अ के पीछे यानी अस्वर है, इसके पीछे अंग, इसमें ग और अ के बीच में एक ध्वनि आ रही है, वही अनुस्वार कही जाती है। अंध, यहां पर अ और ध के बीच में न की ध्वनि आ रही है, वही अनुस्वार कही जाती है। यानी इस स्वर के पीछे ध्वनि आ रही है। यहां लिखा हुआ है चंद्र, इस च में अ स्वर मिला हुआ है, च व्यंजन है उसके साथ अ मिला हुआ है, उसके बाद में ये अनुस्वार की ध्वनि आ रही है। यानी कि आधे न के रूप में ये ध्वनि जब आएगी तो वह अनुस्वार कहलाता है। दंत, यहां द के बाद में एक ध्वनि आ रही है, वो अनुस्वार कही जाती है। जंग, रंग, शांत। अब ये आपने समझ लिए, ये सब अनुस्वार की ध्वनियां हैं। यानी ये अनुस्वार जो है ये पंचम वर्ण का प्रतिनिधित्व करता है, पंचम वर्ण का प्रतिनिधित्व करता है। और एक अलग से ध्वनि दो ध्वनियों के बीच में आ रही है, उसको हम अनुस्वार कहते हैं। आप इसको अच्छी तरह समझ लें कि दो ध्वनियों के बीच में
पंचमाक्षर के रूप में, पंचमाक्षर के विकल्प के रूप में यदि हम लिखें ना लिखें ये एक अलग बात है, किंतु वो ध्वनि उच्चारण में आती है, इसलिए हम उसको जो है वो अनुस्वार कहते हैं। और यहां पर आप देखिए कि ये जो ध्वनि है जिसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं, इसको अनुनासिक कहा जाता है। ये ध्वनि इन दोनों के बीच में नहीं आ रही, बल्कि ये स्वर ही जो है नासिका के सहयोग से बोला जा रहा है। आप देखना, आर्त, आर्त, आंधी, इस आग को ही मैंने नाक के सहयोग से बोला है। इन दोनों के बीच में कोई ध्वनि नहीं आ रही है। चांद, इस चा और द के बीच में कोई ध्वनि नहीं है। यहां चंद्र में इस चा और द के बीच में एक ध्वनि आ रही है, इसलिए अनुस्वार है। यहां पर इस चा, चा में आ स्वर है, उस स्वर को ही मैंने नाक के सहयोग से बोला है। चांद, दांत, गांधी, आंगन, गांव, सांझ। अब आप देखिए कि इन दो ध्वनियों के बीच में यहां पर कोई ध्वनि नहीं आ रही, इन दोनों के बीच में कोई ध्वनि नहीं आ रही, बल्कि इसी ध्वनि को नाक के सहयोग से बोला जा रहा है। और अनुस्वार में इन दोनों के बीच में एक ध्वनि आ रही है। यही अनुस्वार और अनुनासिक का मूल अंतर है। इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए, अनेक शब्दों से समझ लीजिए, अनेक उदाहरणों से समझ लीजिए, लेकिन गलत प्रयोग नहीं करना है। परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, शब्दों की शुद्धता और अशुद्धता को जांचने के लिए विद्यार्थियों से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण और इसे आगे और स्पष्ट कर सकने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पर देखिए कि हिंदी में, खासकर हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, अन्य किसी भाषा की बात नहीं कर रहा। हिंदी में शब्द के अंत में यदि अनुनासिक ध्वनि आती है तो वो सदैव अनुनासिक है, अनुस्वार नहीं होगी। जैसे देखिए आप, ये है, इसके आगे कोई ध्वनि नहीं है तो फिर वो सदैव जो है अनुनासिक ध्वनि होगी। मां, यहां इसके आगे कोई ध्वनि नहीं है, वहां अंत में जहां भी आएगा वो सदैव अनुनासिक ध्वनि आएगी। वहां, कहां, जहां, मीरा, इस प्रकार की ध्वनियों में सदैव अनुनासिक ध्वनि आती है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि एक जहां ऐसे भी लिखा जाता है, ये उर्दू में होता है। हिंदी में जहां ये है, जहां का अर्थ होता है जिस जगह, और यहां ये जो लिखा हुआ है ये न का प्रतिनिधित्व कर रही है, यानी कि इस बिंदु को अगर हटाएंगे तो होगा जहान, जिसका अर्थ होगा संसार। जहान का मतलब होता है संसार, दुनिया। उर्दू में ऐसे भी लिखा जाता है मकान। अब इस बिंदु को अपन हटाएंगे तो वो होगा मकान। मकान को संक्षेप में मकान, जहान को जहां, ये उर्दू की परंपरा है। तो जहां उर्दू के शब्द होंगे वहां ये बिंदी लगेगी, लेकिन जहां हिंदी के होंगे तो वहां अंत में सदैव अनुनासिक ध्वनि ही आएगी, इस प्रकार से बिंदी नहीं आएगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि अंत में तो ये भी है, इसके पीछे भी कुछ नहीं है, तो यहां चंद्र बिंदु क्यों नहीं आया? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सिर्फ लेखन की परंपरा है। उच्चारण की दृष्टि से ये ध्वनियां भी अनुनासिक ध्वनियां हैं। समझ लीजिए आप इसको। मैं, नहीं, हमें उच्चारण से समझना है इसको। लेखन सरलता की दृष्टि से कुछ चीजें हो जाती है। अब यहां पर इस ध्वनि को ऐसे लिखने की परंपरा नहीं है। मैं को इसी प्रकार लिखा जाता है, मैं को ऐसे लिखने का रिवाज नहीं है, जबकि उच्चारण की दृष्टि से यही सही है। इस नहीं को इस प्रकार से लिखने का ये रिवाज नहीं है, परंपरा लेखन की यही है, इसलिए ऐसा ही लिखा जाता है, परंतु इसका उच्चारण है वो ये है। साथियों, इसका उच्चारण ये है, यानी ये अंत में जब भी आते हैं तो अनुनासिक ही होते हैं। अब इसका उच्चारण भी जो है, इसका उच्चारण इस प्रकार है, आप समझ लें, ये उच्चारण से समझ लें। लेखन की परंपरा, लिखने का सिस्टम, लिखने की एक जो व्यवस्था बना रखी है वो उस हिसाब से परंपरा से ये लिखा जाता है, जबकि सच्चाई में ये है कि इसका उच्चारण जो है वो अनुनासिक उच्चारण होता है, ये अनुस्वार नहीं है। एक शब्द के माध्यम से आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। आपने देखा होगा ये दो शब्द हैं, ये दोनों सही है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। जहां अनुस्वार लगा हुआ हो, इस हंस का अर्थ है पक्षी। हंस नाम का जो पक्षी होता है उसके लिए ये लिखा जाएगा, और ये हंस, हंस का मतलब हंसना, ये हंस नहीं है, ये हंस है।
अ को ही नासिका के सहयोग से बोलना है, अ के ऊपर कोई दबाव नहीं देना है, ध्यान रखना है, अ को ही नाक के सहयोग से बोलना है। हंस, हंस, यहां अ के ऊपर दबाव आते ही इन दोनों के बीच में एक ध्वनि की संभावना बनती है। अब जब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि स का कोई पंचम वर्ण नहीं होता है, इसलिए इसका विकल्प तो नहीं होगा, पर इसका उच्चारण अनुस्वार होगा। इसका कोई विकल्प नहीं रखा जा सकता, लेकिन इसका उच्चारण अनुस्वार होगा। और हंस, इसमें चंद्र बिंदु है, तो इसका मतलब जो है वो है हंसना। ये हंस पक्षी के लिए आता है, ये दोनों ही सही है। अब आप देखिए कि यहां पर इन शब्दों से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां लिखा हुआ है शांत, यहां है आंत, तो दोनों का उच्चारण आप समझिए। आप इसको साथ नहीं पढ़ सकते, शांत पढ़ना पड़ेगा, यानी सा और त के बीच में एक ध्वनि आ रही है, तब हुआ शांत। इसको आप साथ नहीं पढ़ सकते। और ये आंत है, इसको आप अंत नहीं पढ़ सकते, यानी आ और त के बीच में अगर ध्वनि आ गई तो अशुद्ध उच्चारण होगा आंत। यानी स्वर को ही नासिका के सहयोग से बोलना है। दो ध्वनियों के बीच में कोई भी अगर पंचम ध्वनि आ गई तो वहां पर सदैव अनुस्वार होगा, और पंचम ध्वनि नहीं आती है तो वहां पर अनुनासिक होगा। तो इस प्रकार मैंने आपको एक समझाने की कोशिश की है। आगे और भी इस प्रकार के शब्द आते रहेंगे और मैं आपको बताता रहूंगा। आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।